प्रणाम, मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि आपने अक्सर आसपास सुना होगा कि मौन रह के हमेशा सुनते रहना है, कुछ जवाब नहीं देना है। लेकिन ऐसा अगर आप ऐसा करते रह जाएंगे ना तो इंसान बोलने की हद भूल जाता है। इसलिए अपने लिए कभी कभी स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या, हमेशा कोशिश कीजिए आप कि जब आपके सामने अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है ना तो उसको वहीं पे रोकिए, क्योंकि मर्यादा में रहना और मर्यादित रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम महिलाओं को ये चीज़ें देखते हैं और हमने बहुत बार कहते हुए भी सुना है कि आदमी को सुन लेना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ठीक है, एक हद तक ही, लेकिन उसके बाद बोलना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपकी आदत समझ लेते हैं। चलिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हमें लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और बिहार बिहान हमेशा से अनमोल वचन लेके आता है। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आज़ादी इतनी आसान नहीं थी जितना हम आप सोच लेते हैं ना। आज घर बैठे हमें इतनी लिबर्टी मिल गई है कि हम जो पीछे जितना संघर्ष हुआ है हमारे लिए, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि कितनी मेहनत हुई, कितनी क्रांति हुई, कितनी लोगों की जान गई, कितने लोग इसमें जो सामने आए थे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। और जब हम क्रांति की बात करते हैं तो बिहार की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार की धरती हमेशा से क्रांति में इतना सहयोग उन्होंने किया है कि आज भी उसकी चर्चा सरेआम होती है। और जब हम बात करें बिहार की, तो आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष और पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार, विजय प्रकाश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, ये अगस्त क्रांति बहुत सारी चीज़ों को याद दिलाता है। सबसे पहले इसके विषय में जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है। नहीं, अगस्त क्रांति तो 1942 ईस्वी में जब गांधी जी ने 8 अगस्त की रात में जी उन्होंने कहा कि करो या मरो का जो नारा दिया था, और उससे पहले ही भारत छोड़ो का एक नारा, रिजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने, तो एक ऐसा माहौल बन गया उस दौरान कि पूरे भारत में एक जैसे आग जैसी लग गई। और सुबह में ही, उस 9 तारीख के सुबह में ही गांधी जी तो गिरफ्तार किए ही गए, जितने प्रमुख नेता थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। जहाँ तक बिहार विद्यापीठ का सवाल है, बिहार विद्यापीठ से भी राजेंद्र प्रसाद उसी रोज़ गिरफ्तार कर लिए गए, 9 तारीख को ही, जिसमें गांधी जी गिरफ्तार किए थे। कुछ देर के बाद ही राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए और 10 तारीख को पूरा बिहार विद्यापीठ को कब्जा कर लिया गया, सरकार की ओर से जब्त कर लिया गया और उसके सारे कागजात जब्त हो गए, इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया गया। सभी लोगों को बाद में तो सभी शिक्षक वगैरह जितने भी लोग थे वहाँ के, सबको करीब करीब गिरफ्तार कर लिया गया या हटा दिया गया। बिहार विद्यापीठ करीब करीब 3 वर्षों तक इसके सरकार के कब्जों में रहा, 45 ईस्वी तक, 42 से 45 तक। बिहार विद्यापीठ, आपको जानकारी होगी, बिहार विद्यापीठ की स्थापना इसलिए हुई थी 1921 ईस्वी में कि हम लोग एक विश्वविद्यालय बनाए जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिसकी आवश्यकता है, जैसे सेनानियों की, वो वैसा पैदा कर सकें और भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा हम लोग दे सकें। जब गांधी जी आए थे 1917 ईस्वी में चंपारण में, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि हम लोग को एक ऐसी शिक्षा चलानी चाहिए। उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ हम लोग आंदोलन करने से ही नहीं होगा, हम लोगों को जागरूक भी करना होगा और लोगों को एम्पावर करना होगा। और तभी उन्होंने 3 विद्यालय बनाए थे चंपारण में। तो उन्होंने विद्यालयी शिक्षा को शुरू किया था और उसको सपोर्ट करने के लिए विद्यापीठ बोला। विद्यापीठ मतलब होता है यूनिवर्सिटी। और 1921 ईस्वी में गांधी जी ने ही एस्टैब्लिश कराया था इसको। उन्हीं कहने पर 3 विद्यापीठ एस्टैब्लिश हुए पूरे भारत में। एक बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ। अभी दोनों वो यूनिवर्सिटी हैं और यह भी यूनिवर्सिटी रहा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार विद्यापीठ 1921 ईस्वी में, उस समय में जयप्रकाश नारायण भी इसी के छात्र थे। और 1942 ईस्वी में जो जिसकी चर्चा हो रही है, तो उस समय में तो यह एक हॉट बेड था एक्टिविटीज़ का। जितना भी स्वतंत्रता संग्राम का निर्णय हुआ है या सोच हुई है, 42 के पहले की जितनी तैयारियां हुई हैं, सब इसी कैंपस में हुआ, यहीं पर हुआ और सभी लोग यहाँ जुड़े रहे।
ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह भी एक रात आकर के यहाँ रुके थे। पहले तो जब जिस समय बुद्ध आए थे और उस समय इस कैंपस में ठहरे थे। 1932 ईस्वी में भी, चूँकि इसकी चर्चा हो रही है तो मैं ये बता दूं, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, उस समय भी मुझे लगता है 3 जनवरी का दिन था शायद, उस दिन अचानक आकर के यहाँ के जो एसपी थे उन्होंने आकर के यहाँ का झंडा फाड़ दिया। बिहार विद्यापीठ में एक सबसे जो पुराना झंडा है, झंडा पोस्ट है, वो भारत की जो प्राचीनतम झंडा पोस्ट में से एक, और बिहार का तो सबसे प्राचीन झंडा जो है वो झंडा पोस्ट है, वहाँ पर हमेशा झंडा फहराया जाता था। इसका उस समय कांग्रेस का झंडा फहरता था, कांग्रेस या मतलब जो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के समय में झंडा फहराते थे चरखा वाला, वो झंडा फहर रहा था, उसको उन्होंने उतार करके फाड़ दिया और फिर ब्रिटिश का झंडा लगा दिया। और इसके लिए 1932 ईस्वी में ये घटना वारदात हुई थी और करीब करीब 6 महीने तक लोग उस झंडे को फिर रिस्टोर करने के लिए आंदोलन करते रहे और मुझे लगता है शायद 6,500 आदमी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। 6 महीने तक लगातार प्रत्येक दिन कुछ जत्था आता था, चूँकि वो लोग अहिंसक रहते थे तो चुपचाप गिरफ्तारी देते थे और चले जाते थे। तो 6,500 लोगों ने उसमें गिरफ्तारियाँ दी थी, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये उस समय भी 3 साल तक यहाँ की शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित रहीं, सभी कागजात इसके ले लिए गए, कैंपस को बंद कर दिया गया, सभी शिक्षक गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र बाबू भी गिरफ्तार हुए थे, उस 32 में भी गिरफ्तार हुए और 42 में भी गिरफ्तार हुए। तो 42 ईस्वी में आपको स्मरण होगा, 42 की चर्चा कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि 11 तारीख को ये घटना हुई है, शहीद स्मारक वाली घटना हुई थी, जबकि बच्चों ने डिसाइड किया कि हम लोग सचिवालय पर जाकर और झंडा फहराएंगे। उससे पहले 11-10 को ही बिहार विद्यापीठ को इन लोगों ने ये कर लिया था, जब्त कर लिया था सरकार ने। और तब 11 को बच्चों ने कहा कि अब सचिवालय पर झंडा हम फहराएंगे, और सचिवालय पर जब झंडा फहराने के लिए गए तो वो 7 शहीद जो हुए हैं जिसका स्मारक हम लोग मनाते हैं वो, लेकिन उन बच्चों ने आज का दिन मतलब उसको भी याद हम लोगों को करना चाहिए कि उन बच्चों ने झंडे को गिरने नहीं दिया। हाँ, एक बच्चा आगे जब उस पर गोली चलती थी तो दूसरा बच्चा उस झंडे को थाम लेता था। और यह एक बहुत आदर्श, ये एक अनुकरणीय या मैं समझता हूँ प्रेरणादायक चीज़ है कि सभी स्कूल के बच्चे थे, 9वां-10वां के बच्चे थे जो पढ़ रहे थे स्कूल में, और उन लोगों ने ऐसा साहस और ऐसा जज्बा दिखाया था। जी। तो उस समय वो 42 का जो आंदोलन था वही आधार बना, अंग्रेज़ों के वापस जाने का एक आधार पूरे देश में आधार बना। वैसे और भी परिस्थितियाँ थी, सुभाष चंद्र बोस उस समय में INA का उन्होंने ये बनाया था, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, और सरकार बनाया था वहाँ सिंगापुर से जो सरकार वो उन्होंने बनाया था। तो वो भी उधर से प्रेशर भी था और इधर से भी प्रेशर था, जिसके चलते हमको आज़ादी मिली 1947 ईस्वी में। क्या बात है, संघर्ष की कहानी सर बहुत लंबी है। अभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि विद्यापीठ जो है यूनिवर्सिटी के तौर पे स्थापित करने की कोशिश की गई थी, तो ये क्रांतिकारी का हब कैसे बन गया? मतलब यहाँ से क्रांति शुरू, यहीं से क्यों क्रांति शुरू हुई? नहीं, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 1921 ईस्वी में अगर देखिएगा, 17 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन हुआ, और चंपारण के आंदोलन में ही यह सोचा गया कि हम लोग एक ऐसा हब ऐसा बनाए जहाँ क्रांतिकारी पैदा किए जा सके। ये क्रांतिकारी पैदा करने की जगह थी, स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा करने की जगह थी। यहाँ जितने लोग देखिएगा, जितने भारत के हुज हू हैं या बिहार के हुज हू हैं उस ज़माने के, वो सभी यहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पढ़ाने वालों में KB साहब भी पढ़ाते थे, वहाँ पर जगत लाल थे, जितने उस समय के लोग थे सभी उससे जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद थे ही, मौलाना मजरूल हक इसके फर्स्ट चांसलर हुए, ब्रजकिशोर प्रसाद जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है बिहार के निर्माण में, वो यहाँ के वाइस चांसलर थे पहले। राजेंद्र प्रसाद पहले रजिस्ट्रार हुए और अध्यक्ष जो बने, ये जब इसका ये रजिस्ट्रेशन हुआ इस संस्था का, तो बिहार विद्यापीठ का, तो पहले अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। और जिस पोस्ट पर मैं अभी हूँ वो मतलब मैं तो रोमांचित हो जाता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद भी उस पोस्ट पर रह चुके हैं, पहले अध्यक्ष वही थे। तो ये लोग तो जुड़े ही थे, जितने भी लोग जुड़िएगा, श्रीकृष्ण सिंह से जुड़े हुए थे, तो अनुग्रह बाबू जुड़े हुए थे, जितने लोग आप देखिएगा सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। और जितना मुख्य निर्णय हुआ है स्वतंत्रता संग्राम का वो यहीं हुआ।
और इसीलिए हमेशा टारगेट किया गया कि इसको, इसलिए 32 ईस्वी में भी टारगेट किया गया, 42 ईस्वी में भी टारगेट किया गया और पूरा विश्वविद्यालय को बंद करा दिया गया। इतनी बड़ी भूमिका दूसरे जगह नहीं थी, इसलिए वो आज भी यूनिवर्सिटी वो लोग जो गुजरात और ये जो इसकी यूनिवर्सिटी है काशी यूनिवर्सिटी, जो सरकार उसको सपोर्ट कर रही है और वो यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैंने समझिए कि स्वतंत्रता संग्राम की भेंट चढ़ गया ये विश्वविद्यालय। आज हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं कि फिर से वही विश्वविद्यालय का स्वरूप आए और वैसा ही व्यवस्था हो। उस समय में एक और व्यवस्था थी कि हम लोग ऐसा चीज़ बनाएं जो देसी हो। यहाँ स्वदेशी की बात होती थी तो हम पूरा लोग इंटरप्रेन्योरशिप की उस समय में चर्चा होती थी कि हम लोग यहाँ से उद्यमी पैदा करें, यहाँ डिग्री होल्डर पैदा नहीं करें। यही कहना था इन लोगों का, जो राजेंद्र बाबू और इन्होंने जो बनाया था। इसलिए बेसिक एजुकेशन का भी जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई है। पहला सिलेबस देखिएगा जो विद्यापीठ का बना था वो सब आधार बना, बाद में उसी के आधार पर बेसिक एजुकेशन का भी जो प्रचार प्रसार हुआ या देश में स्थापित किया गया, उसमें भी इसकी यहाँ के विद्यापीठ की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे 42 ईस्वी में जब ये हो गया तो 3 साल बंद रहा और तब से बिहार विद्यापीठ बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से हम लोग रिवाइव करने, उसका रूप बदल गया था। मतलब जैसे खादी की शुरुआत बिहार विद्यापीठ से ही हुई थी। खादी का उस समय में मतलब देखिएगा सबसे बड़ा सेंटर यही था, यहीं पर चरखा बनता था, यहीं से जो ये होता था कपास दिया जाता था लोगों को पुनी बना करके, और फिर लोग वहाँ धागा बना करके देते थे। तो अलग अलग सेंटर बना, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, सभी जगह अलग अलग सेंटर बना, लेकिन सप्लाई मेन जो सेंटर था वो यहीं से बनता था। और गांधी जी कहते थे कि जो अगर जिस प्रकार का बिहार विद्यापीठ काम कर रहा है वैसा ही सब जगह खादी काम करे तो पूरा देश बदल जाएगा। इसलिए उनका ये जो उनकी जो सोच थी उसको कार्यान्वित करने में बिहार विद्यापीठ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं जो आपने अभी सिलेबस की बात की, जो नींव डली गई आत्मनिर्भर होने की, जो अभी हम लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की जो अभी कल्पना थी वो अभी एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसमें एमएसएमई के साथ विद्यापीठ क्या काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, स्वावलंबन की बात बिहार विद्यापीठ में शुरू से रही, यहाँ तक कि बिहार विद्यापीठ का जो बिल्डिंग बना हुआ था बच्चों ने बनाया था। उस जमाने में जो अभी भी पुरानी बिल्डिंग है उसमें बच्चों ने ही बनाया था, यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे थे वो उन्होंने ही बनाया था। तो वो यहाँ सब कुछ अपने से बनाने की और हाथ से बनाने की, ये सरस्वती पूजा में जो मूर्तियाँ बनती थी वो बच्चे खुद बनाते थे, वहाँ सब चीज़ अपने से बनाने की नींव रखी गई थी। बाद में 72-74 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पर उनकी सोच ये थी कि हम लोग फिर स्वावलंबन की ओर जाएं और ऐसी एक संस्था बनाएं जो स्वावलंबन आधारित हो, जिसमें लोग डिग्री नहीं लें, सिर्फ इसकी बात करें, मतलब स्वावलंबन की बात करें और उद्यम की बात करें। तो इसलिए उन्होंने स्वावलंबन विद्यालय बनाया यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उसका टेक ओवर कर लिया और फिर बाद में वो बाहर चला गया, लेकिन स्वावलंबन विद्यालय नहीं आगे बढ़ सका। तो अब हम लोगों ने इधर जब से मैंने वहाँ योगदान दिया, हम लोगों ने एक पहले बनाया था सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनाया था, जिसको अभी नीति आयोग ने सपोर्ट किया है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर बीबी फाउंडेशन कहते हैं, बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन, ये उन्होंने सपोर्ट किया तो एक बना है, जिसमें हम लोग बेसिकली स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को मदद कर रहे हैं। यही हमारी सबसे पुरानी सोच थी। तो और ये एक ऐसी संस्था है जिससे हम लोग मदद कर रहे हैं कि बिहार में एक इकोसिस्टम बने एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टार्टअप का, क्योंकि अब युग आ गया है जबकि हम लोग इसकी बात बहुत गंभीरता से करें स्टार्टअप की, और स्टार्टअप के बिना अब हम लोग देश को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं, जहाँ हम देश की समस्याओं का, विशेषकर बेरोजगारी की समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने भी बहुत अच्छी पहल की है और बिहार सरकार ने भी बहुत अच्छी पहल की है और बहुत अच्छा काम हो रहा है अब। तो अब उसमें एक बड़ी भूमिका बिहार विद्यापीठ अब निभा रहा है कि हम लोग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने की चेष्टा कर रहे हैं। बिहार विद्यापीठ पहले भी क्रांति ला रहा था, अभी भी क्रांति ला रहा है। पहले राजनीतिक क्रांति में काम किया था, अब आर्थिक क्रांति में अपना योगदान। अब औद्योगिक क्षेत्र में जो क्रांति की बात हो रही है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। जब हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि महिलाओं को भी आगे लाया जाए, फिर महिलाएं भी आगे आएँ, जिसमें महिलाएं बहुत मतलब भागीदारी ले रही हैं।
सबसे ज़्यादा उसमें फूड प्रोसेसिंग में महिलाएं आ रही हैं और बिहार विद्यापीठ पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग बहुत बेहतर काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा देखिए, हम लोगों ने ये महसूस किया कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन होता क्या है, हम लोगों ने दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। इनफैक्ट मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि बिहार विद्यापीठ में हुआ ये कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास आ रहे हैं उद्यमी आ रहे हैं या जो हमारे पास स्टार्टअप आ रहे हैं, सभी एक चीज़ पर रुक जाते हैं। ये प्रोड्यूस तो बहुत बढ़िया करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास पैकेजिंग सपोर्ट नहीं है, उनके पास फूड प्रोसेसिंग का कैसे टेस्टिंग वगैरह होगा इसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बिहार विद्यापीठ में 4 लैब बनवाया है। एक हमारा पैकेजिंग लैब है, एक हमारा फूड प्रोसेसिंग लैब है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग लैब है। मतलब यहाँ पर आप फूड प्रोसेसिंग और टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर कोई आइटम बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं और उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो लैब है फूड टेस्टिंग का लैब, उसमें ये हो गया है, उसको NABL भी मिल गया है। इसका मतलब कि अब इसके सर्टिफिकेट की मान्यता सभी जगह होगी। तो कोई भी आप सामान बनाते हैं तो उसका आप टेस्ट करा सकते हैं। और अब हम लोग पैकेजिंग के लिए भी NABL के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग 2 और लैब हम लोगों ने बनाया है। एक हम लोग मीडिया लैब भी बनाया है ताकि स्टार्टअप को उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने सामान का प्रचार प्रसार कर सके, सामान को की मार्केटिंग कर सकें। और एक फैब लैब भी बनाया है जहाँ पर कि वो मशीन वगैरह बना सकें या कुछ और उसकी पैकेजिंग का भी डिज़ाइन कर सकें। और हम लोग बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से और फूड प्रोसेसिंग में बिहार विद्यापीठ सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में और। हाँ देखिए, एक तो होता है ज़रूरत उनको कि जो भी सामान बनाते हैं उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो जाए, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो जाए ताकि वो बड़े बाज़ार में जा सके। तो एक तरफ तो हम लोग ये मदद करते हैं और हम लोगों ने 4 जो लैब अभी मैंने बताया वो 4 लैब हम लोगों ने बना दिया है और उसका फूड प्रोसेसिंग का तो NABL भी सर्टिफिकेशन हो गया है। तो इसके अलावा हम लोग ज़रूरत पड़ती है लोगों को फंडिंग की भी जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीड फंड स्कीम है उनका, स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, उसके तहत भी उनके नोडल एजेंसी हम ही लोग हैं और हम लोग उसमें भी लोगों को मदद करते हैं जो भी स्टार्टअप हैं उनको सिलेक्शन। लेकिन ये पूरे भारत के स्टार्टअप हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं और उसके आधार पर हम लोग फिर उनका प्रेजेंटेशन होता है और एक कमेटी है जो कमेटी स्क्रीन करके उनको देती है। तो ये फंड में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने मीडिया लैब भी, जैसा मैंने बताया कि मार्केटिंग के लिए मीडिया लैब बताते हैं और हमारे यहाँ इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स भी हैं जिसको हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नया आइडिया जिन्होंने बनाया है, जैसे युवा हैं जो कि नया आइडिया बनाया है, उनको भी हम लोग मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से एक नया कार्यक्रम चलाया था बिहार में, वो है बिहार एग सफिशिएंसी कैंपेन। मतलब जैसे अंडा का उत्पादन जो होता है वो जो मुर्गियां होती हैं, तो हम लोग एक कैंपेन हम लोगों ने चलाया कि लेयर फार्मिंग को प्रमोट किया जाए बिहार में। उस समय में मुझको याद है आज से करीब 7-8 साल पहले जब हम लोगों ने यह कैंपेन शुरू किया था, जिसमें उस समय तो मैं सरकार में था, वैसे उसी समय शुरू हुआ। लेकिन बिहार विद्यापीठ में रिटायरमेंट के बाद जब मैं बिहार विद्यापीठ आया तो यहाँ फॉर्मली एक हम लोगों ने सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश किया था और वहाँ पर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और चूँकि युवाओं का मामला है इसलिए मैं उनकी जानकारी में देना चाहूँगा कि जो अभी तो हम लोग सोचते हैं कि लोग को बाहर जाने की ज़रूरत है, बाहर नौकरी करने की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने ऐसा एक मॉड्यूल बनाया जिससे कि लोग उतना ही पैसा कमा सकते हैं घर में रह करके जितना आपको बाहर जाने की, ताकि बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। मैं एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 मुर्गियों का एक फार्म आप बना रहे हैं, तो 10,000 मुर्गी का फार्म अगर बनाएंगे तो आपको करीब करीब उसमें 80 लाख रुपया लगता है। तो 80 लाख रुपए में 20 लाख रुपया के आसपास सो अपना लगाना पड़ता है और 60 लाख रुपया बैंक से मिल जाता है। 20 से 25 लाख रुपया और बाकी बैंक से मिल जाएगा। और ये साथ साथ आपको करीब 1 आधे एकड़ ज़मीन होना चाहिए। तो 1 आधे एकड़ ज़मीन बहुत लोगों के पास है। तो अगर इतना ही है और अगर आपको घृणा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जिस जॉब को भी करें आप घृणा नहीं हो, स्टार्टअप में पहला काम यही होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। और इससे जो रिटर्न आता है वो करीब करीब 15,000 रुपये के आसपास प्रत्येक दिन का आता है, जो कि करीब करीब 4.5 लाख रुपया हुआ एक महीने का। तो साल के 1-1.5 साल में आपका पूरा लोन चुक जाता है और उसके बाद से फिर आपको प्रॉफिट है। 3-4 लाख रुपये का प्रॉफिट आपको घर बैठ करके अगर हो तो आप बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ लोगों को काफ़ी अपील किया
तो 5,000 और 10,000 के मॉड्यूल हम लोगों ने बनाए थे और इससे काफ़ी अधिक लोगों को हम लोग सपोर्ट कर पाए। और साथ साथ करना पड़ता है क्या कि जैसे इसमें सरकार की स्कीम्स बाद में आ गई, नाबार्ड का स्कीम आ गया, नाबार्ड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बैंकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो बैंकों ने भी अपना उसका लोन प्रोडक्ट कहते हैं जो अपना लोन कैसे देंगे ये उन्होंने निर्धारित कर दिया। तो ये जो एक माहौल बना, इससे आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया है पूरे भारत में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में, और करीब करीब 28% इसका ग्रोथ रेट रहा है प्रत्येक 10 साल का। तो ये, और बता दूं जिस समय में उस स्टार्ट हुआ था ये, उस समय में 10 लाख अंडा प्रत्येक दिन का उत्पादन था। आज करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास अंडा प्रत्येक दिन का उत्पादन का हो गया है। तो ये आप अपनी भी मदद कर रहे हैं, राज्य की भी मदद कर रहे हैं। तो जो अंडा में हम लोगों ने काम किया वही हम लोगों को मछली में भी काम करना है। मछली में भी काफ़ी तेज़ी से बिहार में बढ़ोतरी हुई है। और मैं कह रहा हूँ सभी युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि हम लोग इस तरह से एक एक आइटम अगर ले करके काम करेंगे और इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से काम करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि हमारी भूमिका क्या थी उसमें हमारी भूमिका थी कि जो स्टार्टअप आते थे या जो एंटरप्रेन्योर आते थे उनको हम लोग पहले बार तो सिखाते थे क्या होना चाहिए ये सेक्टर के बारे में, और उनका लोन एप्लीकेशन तैयार करवा करके तब बैंक को हम लोग भेजते थे ताकि वहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो, और बैंक से बात करना ताकि उन लोगों को जो डिफ़ल्टी हो रही है उसको सॉर्ट आउट कराया जाए। गवर्नमेंट से या नाबार्ड से बात करना कि उन लोगों के यहाँ दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग ये भी एक भूमिका निभाते हैं कि जो एडवोकेसी की भूमिका कहते हैं इसको, कि सरकार में भी अभी ही देखिए आज कल सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बदली है जी। ये हम लोग ने नोटिस किया था कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में स्टार्टअप को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। अभी कल या परसों कैबिनेट हुआ है जिसमें कि ये नोटिफाई हो गया है कि उसमें स्टार्टअप को भी मदद किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने, मैंने ही लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी को भी और इनको भी कि ये ज़रूर कर दीजिए। तो इन्होंने किया है, मैं अनुग्रहित हूँ उनका भी। लेकिन ये काम हम लोग बिहार विद्यापीठ की ओर से एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए कर रहे हैं। और सर, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि पहले की सोच थी ये कि आत्मनिर्भर भारत हो, आत्मनिर्भर लोग हों, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अभी जब हम बात करें तो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार विद्यापीठ के संबंध के बारे में बताइए कि क्या था इन दोनों का संबंध। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद ने ही मूल रूप से इसकी स्थापना भी की थी। देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने एक नेशनल कॉलेज बनाया था 1920 ईस्वी में। ये इसलिए बनाया था कि ताकि हम लोग नेशनलिस्ट पैदा कर सकें राष्ट्र। तो नेशनल कॉलेज पहले चलता था यहाँ पर पटना गया रोड में, एक कन्नू साह थे उनके घर में चलता था। लेकिन जब उसके 3-4 महीने के बाद ही बिहार विद्यापीठ स्थापित करने के लिए गांधी जी ने जब कहा तो उस नेशनल कॉलेज को भी ले आए लोग यहाँ पर बिहार विद्यापीठ, जो अभी सदाकत आश्रम के परिसर में मौलाना मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। अब जब देखिएगा इन सभी त्यागियों की, राजेंद्र बाबू ने अपना वकालत छोड़ दिया था इसके लिए, मौलाना मजहरूल हक ने अपना घर छोड़ दिया था और आ गए थे वो सदाकत आश्रम में रहने के लिए। तो ये ब्रजकिशोर बाबू दरभंगा में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो बिहार विद्यापीठ को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो राजेंद्र बाबू का एसोसिएशन, लेकिन वो फुल टाइम अगर देखिए कोई आदमी काम कर रहा था तो वो राजेंद्र बाबू काम कर रहे थे। तो वही प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर रहे थे, रजिस्ट्रार के रूप में भी काम कर रहे थे। सारा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का था। उन्होंने ही सिलेबस वगैरह बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। और तो रहे तो वो 21 ईस्वी से 46 ईस्वी तक वहीं रहे। उनके लिए एक घर भी था, बना दिया गया था। जब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे तब भी वो यहीं पर रहते थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय तो रहे ही। जब वो यहीं से वो 1946 ईस्वी में चले गए दिल्ली, और जबकि वो भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री बने। और वहाँ जब गए वो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही वो संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, 12 साल तक राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनका संबंध यहाँ से छूटा नहीं। जिस दिन उन्होंने छोड़ा राष्ट्रपति का पद, दूसरे दिन वो फिर बिहार विद्यापीठ चले आए, और उसी घर में चले आए जिस घर में वो रहते थे पहले। यहाँ छोड़ के गए थे 1946 ईस्वी में। तो 16 साल के बाद जब उन्होंने 62 ईस्वी में छोड़ा था तब भी चले आए। लेकिन वो घर थोड़ा सा ये था, तो पुराना घर था, तो उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तो फिर वो चले गए हैदराबाद इलाज कराने के लिए।
इलाज करा करके आए तब तक हम लोगों ने एक अपना गेस्ट हाउस बनाया था वहाँ पर। जयप्रकाश जी ने एक गेस्ट हाउस बनवाया वहाँ पर कैंपस में ही, तो गेस्ट हाउस में ही आकर के राजेंद्र बाबू रहने लगे बाद में। और जब वहाँ रहने लगे तो वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें भी ली, तो इसलिए उनकी अंतिम यात्रा भी इसी कैंपस से शुरू हुई। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर ये हो। उन्होंने अपनी सारी किताबें बिहार विद्यापीठ को ही डोनेट कर दिया था। उनका पर्सनल कलेक्शन करीब करीब उस समय में 14-15 हज़ार का था। अब वो यहीं पर है, अभी हम लोग लाइब्रेरी बना करके रखे हुए हैं। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो ये लाइब्रेरी उनके नाम से नहीं हो, ये मौलाना मजहूर हक के नाम से हो। इसलिए मौलाना मजहूर हक के नाम से लाइब्रेरी है। और जिस मकान में, जो 2 मकान में वो रहे राजेंद्र बाबू, उसमें उनका संग्रहालय बना दिया हम लोगों ने। और उसी संग्रहालय में अभी उनका भारत रत्न भी रखा हुआ है। ये हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी को भारत रत्न देखना हो कैसा होता है तो आकर के आप उस संग्रहालय में देख सकते हैं। उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, पर्सनल गिफ्ट मिले हुए थे, ज़्यादातर गिफ्ट तो चले गए संग्रहालयों में। बिहार के संग्रहालय में है, वहाँ पर दिल्ली में उनके सारा पेपर्स दिल्ली के अभिलेखागार वगैरह में है। लेकिन जो उनका पर्सनल, बिल्कुल ही पर्सनल जो था, उनके साथ चलता था, वो हम लोगों ने एक संग्रहालय के रूप में रखा है। वो बेड को भी हम लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है जिसमें उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, वो वहीं पर है। आप ज़रूर आकर देख सकते हैं। वो चरखा भी है जहाँ जो चरखा वो काटते थे वो। और प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उस समय का सिमुलेट करके हम लोग जहाँ तक संभव हो उसको रखा जाता है। 2 म्यूजियम भी हमारा है। उनकी पत्नी के नाम पर जो राजवंशी देवी थी, उनकी भी बड़ी भूमिका थी इसमें। तो उनके नाम पर भी हम लोग एक अध्ययनशाला चलाते हैं जिसमें जो बच्चे हैं आकर के पढ़ते हैं और दिन भर पढ़ने की उनकी व्यवस्था की गई है। 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक 12 घंटा पढ़ने के लिए बच्चों को ये सुविधा दी जाती है वहाँ पर। तो ये नॉर्मली हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। इस तरह से राजेंद्र बाबू तो चाहते थे कि यहाँ पर फिर से विश्वविद्यालय बन जाए, फिर से संस्थाएँ बन जाएँ, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि उनके उनका जो सपना था उसको हम लोग किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। इसलिए हम लोग अभी लगे हुए हैं कि किस प्रकार विश्वविद्यालय फिर से, जो जिस विश्वविद्यालय की उन्होंने संकल्पना की थी, वो कैसे हम लोग धरती पर ला पाएँ और उसको कैसे जागृत कर पाएँ। अभी आपने बात कही, उनकी पत्नी के विषय में भी कहा कि वो काफ़ी उनके सपोर्ट में ही दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहे। उनके बारे में कुछ बताएं, और ये कुछ कहानी और किस्से हैं कि 7 यंग मार्टियर्स और उनकी वाइफ के बीच में। नहीं, इनके वो अच्छा, ऐसा है कि नहीं, राजवंशी देवी बहुत एक्टिव लाइफ में नहीं थी। अच्छा। लेकिन जयप्रकाश जी बहुत एक्टिव थे, और जयप्रकाश जी की पत्नी और भी ज़्यादा एक्टिव थी, प्रभावती जी। ओके, वो हमारे, ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिहार विद्यापीठ का जुड़ाव इन दोनों महानुभावों से हुआ। यही दो महानुभावों को भारत रत्न मिला है। तो राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश जी 2 भारत रत्न वाले इस संस्था से जुड़े रहे। तो जयप्रकाश जी की पत्नी थी प्रभावती जी, उनका लगाव था इस अगस्त क्रांति से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ, तो वो प्रभावती जी को लोगों को स्मरण होगा, प्रभावती जी गांधी जी के आश्रम में ही रहती थी। और जब जयप्रकाश जी चले गए अमेरिका, या जयप्रकाश जी बिहार विद्यापीठ में पढ़ते थे, उसके बाद थोड़े दिन वो BHU में पढ़े, और उसके बाद वो चले गए अमेरिका। और उसी समय शादी हो गई थी उनकी, शादी पहले ही हो गई थी। तो ये अकेले रहती थी। मैं वो सब इनफैक्ट वो जो संबंध है दोनों का, वो अभी जानने योग्य है। और किस प्रकार से गांधी जी ने उनको बुलाया, इनको प्रभावती जी को अपने आश्रम में, और बृहस्पति बाबू ने उनको उनके आश्रम में भेज भी दिया। तो बहुत लंबी अवधि तक वो उनके आश्रम में रहीं, और उनके प्रभावती जी के साथ बहुत संबंध अच्छा था। तो उन्होंने एक टास्क दिया था उनको, गांधी जी ने। गांधी जी जब आए थे रामगढ़, जो कांग्रेस हुआ था उसमें, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो महिलाएं जागृत ही नहीं हैं, तो उन्होंने महिला चरखा समिति बनवाया। तो ये प्रभावती जी को टास्क मिला था, प्रभावती जी ने महिला चरखा समिति बनाया। और आज मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जिस रोज़ ये जो सचिवालय वाली घटना हुई थी, जो शहीद स्मारक जो हम बनाए हुए हैं 7 शहीद वाले, वो जो प्रोसेसन गया था, उसके पीछे 200 आदमी को लेकर के प्रभावती जी भी गई थी उसके पीछे। और वो महिला चरखा समिति से वो लोग पहुंची थी, लेकिन जब तक वो लोग इसमें ही थी, उसके प्रोसेसन के पीछे थी, तब तक आगे ये घटना हो गई, और उसके बाद भगदड़ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो 7 शहीद का जो क्रिमेशन हुआ, उसमें और कोई नहीं जा रहा था, लेकिन प्रभावती जी अपने महिलाओं को लेकर के वहाँ पहुँची, और उसमें भी उन्होंने अटेंड किया। और दूसरे दिन फिर वो ऑर्गेनाइज कर रही थी यहाँ के और लोकल लोगों को, लोकल महिलाओं को,
तब वो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको भागलपुर जेल भेज दिया गया। प्रभावती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे इसमें, और आज के दिन से ये जुड़ा हुआ ये था कि उन्होंने उस अगस्त क्रांति में उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उन्होंने इन बच्चों को भी सपोर्ट किया, इनके क्रिमिनेशन ग्राउंड भी गई और महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना अगस्त क्रांति के लिए, इसमें उन्होंने जो महिला चरखा समिति उस समय स्थापित किया था, तो उसके लिए भी वो घर घर जा कर के चरखा काटना और उसके बाद उसी में चंदा लेती थी वो लोग, छोटा छोटा दीप जला करके चंदा लेती थी, उसी से महिला चरखा समिति उन्होंने खड़ा किया था। तो ये बहुत उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। बाद में वो लोग ये भी करती थी, सूत यज्ञ क्या करती थी, अच्छा, जिसमें खादी को प्रमोट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनी, उसमें सूत यज्ञ भी एक होता था। वो कहीं ना कहीं वो अपने क्रांति के साथ आत्मनिर्भरता को भी लेके चल रही थी। हाँ, वो उसको आगे रखा था उन्होंने आगे रखा था। हाँ, और वही चीज़ें आज बिहार विद्यापीठ भी कर रहा है, तो स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रयासरत है। तो ये जो स्टार्टअप की अभी आपने बात कही, तो अभी किस तरह से प्रोसेस करता है बिहार विद्यापीठ? नहीं, अभी हम लोग को यहाँ है, हम लोग की कई योजनाएं हैं। जैसे हम लोग की योजनाएं हैं, एक तो हम लोग नए स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम लोग संकर्षण कार्यक्रम करते हैं। संकर्षण मतलब होता है कृषि करना, हल चलाना। तो नए आइडियाज़ के लिए जो हल चलाया जाता है तो उसके लिए संकर्षण कार्यक्रम है। और जो कोई आइडिया बना हुआ है जो पुराना है, तो उसके बाद संकर्षण के बाद अगर आइडिया मैच्योर हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं अंकुरण प्रोग्राम। अंकुरण मतलब उसमें से कुछ ये निकलता है। हाँ, और उसके बाद प्रस्फुटन प्रोग्राम या विस्तारण प्रोग्राम हमारा होता है। तो एक हुआ हमारा संकर्षण प्रोग्राम, एक हुआ हमारा अंकुरण प्रोग्राम, एक है हमारा प्रस्फुटन प्रोग्राम और एक है विस्तारण प्रोग्राम। तो ये 4 तरीके से। तो अंकुरण प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग जो दूसरे जगह का आइडियाज़ है जो कि टेस्टेड है, जैसे लेयर फार्मिंग का था टेस्टेड दूसरे जगह, तो वो हम ले आते हैं, दूसरे का टेक्नोलॉजी हम ले आते हैं, तो अंकुरण प्रोग्राम में वो चलता है। और जो ये होता है संकर्षण, जो आइडिया होता है वो हम लोग फिर उसको प्रस्फुटन प्रोग्राम में ले आते हैं कि अब ये आइडिया मैच्योर हो गया, इसको प्रस्फुटित किया जाए। और फिर उसको विस्तारण प्रोग्राम में हम लोग फिर उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो वो हम लोग करते हैं। हम लोग ये भी रखे हुए हैं वहाँ पर लोगों के लिए को शेयरिंग स्पेस या को वर्किंग स्पेस। हम लोग के यहाँ लोग बहुत से बच्चे अभी आ रहे हैं जो कि पेटेंट लेकर के आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पेटेंट की भी सुविधा है, हम लोग पेटेंट की भी सुविधा कराते हैं। तो और किसी को अगर कुछ छोटा लैब एस्टैब्लिश करना है तो लैब एस्टैब्लिश करने के लिए भी जगह देते हैं। तो को वर्किंग और को शेयरिंग स्पेस भी हम लोग बच्चों स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। मतलब उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको 1 पॉइंट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करने का, और प्रत्येक आदमी के लिए, जैसे किसी आदमी को ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरत पड़ती है। किसी को ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे जेम पोर्टल पर देना रजिस्ट्रेशन के लिए, या जेम पोर्टल में गवर्नमेंट के साथ ही वो एक बार स्टार्टअप के साथ क्या होता है, एक समस्या क्या होती है कि वो एकदम नया आइडिया लेके आते हैं, तो वो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी दिमाग में नहीं हो। हाँ। तो जेम में है ही नहीं। अब एक आदमी लाया था जो कि कॉर्गेटेड सीट का ही बेड वगैरह बनाता था, कॉर्गेटेड सीट्स का ही, पर्टिकुलरली ये कोरोना में बहुत ये हुआ था। अब वो फर्नीचर जेम में था ही नहीं, तो हॉस्पिटल तो खरीदेंगे जब तक कि जेम पोर्टल पर नहीं होगा तब तक नहीं खरीदेंगे। तो हम लोगों ने बात किया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने लिखा कि आप जेम पोर्टल में डलवाइए। तो ये काम भी हम लोग करते हैं ताकि फैसिलिटेशन का काम, लोगों को जो डिफ़िकल्टी हो रही है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या दूसरी संस्थाओं के साथ, उसमें हम मदद कर सकें। क्या बात है। ये एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का क्षेत्र हो या क्रांति का क्षेत्र हो, अगर इस पे हम बात करने के लिए बैठे तो बहुत सारी बातें होगी और वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वही समय की पाबंदी है और वक्त हो चला है जाने का। लेकिन उससे पहले सर बस इतना कहना चाहिए कि आज के युवाओं को ये अगस्त क्रांति के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगस्त क्रांति हुई थी राजनीतिक क्रांति के रूप में, और आज हम लोग हैं जबकि हम लोग को सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी उसी तरह की क्रांति करने की ज़रूरत है जी। तो हम लोग जिस तरह से सेक्रीफाइस उन्होंने किया था उस समय में, तो आज इसलिए शिक्षा में भी हम लोग को क्रांति करने की ज़रूरत है। बिहार विद्यापीठ में हम लोग हमारा बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज भी है, जिसके माध्यम से हम लोग शैक्षिक योगदान भी दे रहे हैं ताकि हम ऐसा शिक्षक पैदा कर सकें जो इस क्रांति के लिए तैयार हो और क्रांति के लिए आगे बढ़ सके। तो हमें युवाओं को अभी सबसे बड़ा काम ये करना है कि सरकार पर निर्भरता हम छोड़ें
हम स्वरोजगार करें, हम ज़्यादा दूसरे को रोज़गार दें, ऐसी व्यवस्था कर सकें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारत में आज से करीब 200-300 साल पहले तक भी भारत पूरे विश्व का आर्थिक गुरु मैं नहीं कहूँगा, लीडर था। और करीब करीब पूरे विश्व का जो उत्पादन होता था उसमें बहुत बड़ा शेयर 30-40-50% तक, मैंने 70-80% तक जो शेयर था वो भारत का था। ये उसी समय था जबकि हमारे यहाँ उद्यमिता बढ़ी हुई थी। आज फिर से उसी चीज़ को हम लोग को दोहराने की जरूरत है। उद्यमिता आधारित अगर समाज हम बना सकते हैं तभी हम फिर से विश्व का लीडर बन सकते हैं। क्या बात है सर, ज़रूरी है। अगर मतलब आगे बढ़ना है तो कमान संभालना पड़ेगा। सर, इतनी अच्छी बातें करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए और इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आपको हमारा आज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्रांति से लेके उद्यमिता के क्षेत्र तक हम लोगों ने बात की। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा? उठाइए अपना कलम और लिखिए पहले हमारा पता है बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।